कहानी की शुरुआत होती है और हम अंटार्कटिका के किनारे समंदर पर तैरती हुई बर्फ की एक विशाल चट्टान लार्सन बी आइस शेल्फ को देखते हैं, जहां चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही होती है। यही मौसम वैज्ञानिक जैक हॉल अपने दो साथियों फ्रैंक हैरिस और जैसन विलबर्न के साथ पृथ्वी के बदलते मौसम और जलवायु में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने आया था। दरअसल पिछले कई सालों से जैक पृथ्वी के बदलते मौसम और समुद्री धाराओं का अध्ययन कर रहा था। उसकी रिसर्च बार बार इस ओर इशारा कर रही थी कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वह इसका ठोस सबूत चाहता था। इसलिए जैक हॉल अपने साथियों फ्रैंक हैरिस और जैसन विलबर्न के साथ अंटार्कटिका आया था, जहां ये लोग हजारों साल पुरानी बर्फ की परतों से आइस कोर के नमूने निकालकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अतीत में पृथ्वी का तापमान कितना था, ताकि ये समझा जा सके कि वर्तमान समय में पृथ्वी पर कोई संकट तो नहीं आने वाला। लेकिन नमूने इकट्ठा करते वक्त अचानक वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। जैसे ही जेसन बर्फ की गहरी परतों से आइस कोर निकालने के लिए ड्रिलिंग शुरू करता है, तभी उनके पैरों के नीचे मौजूद विशाल बर्फीली सतहों में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। ये देखकर जैक हॉल, फ्रैंक हैरिस और जेसन विलबर्न समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बर्फ की विशाल परतें टूटने लगती हैं और उनके सामने एक गहरी खाई बन जाती है। इसी दौरान उनका साथी जेसन विलबर्न संतुलन खोकर उस खाई की तरफ खिंचने लगता है। ये देखकर जैक हॉल, फ्रैंक हैरिस तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। काफी कोशिशों के बाद वे उसे खाई में गिरने से बचा देते हैं। हालांकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दरअसल ड्रिलिंग के दौरान निकाले गए आइस कोर के महत्वपूर्ण नमूने अब उस दरार के दूसरी तरफ रह गए थे। जैक हॉल जानता था कि उन नमूनों के बिना उनकी पूरी रिसर्च अधूरी रह जाएगी। ये सोचकर वो उन नमूनों को पाने के लिए दरार की दूसरी ओर छलांग लगा देता है, लेकिन जैसे ही वह नमूनों तक पहुंचता है, उसके पैरों के नीचे मौजूद बर्फ फिर से टूटने लगती है। अब जैक हॉल सीधे उस गहरी खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन तभी आखिरी समय पर वह अपनी वेदर कुल्हाड़ी को बर्फ में गाड़ देता है, जिससे वो खाई में गिरने से बच जाता है। इसके बाद फ्रैंक हैरिस और जेसन विलबर्न अपनी जान जोखिम में डालकर उसे ऊपर खींच लेते हैं, जिससे जैक हॉल समझ जाता है कि मामला उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि जिन खतरनाक बदलावों की चेतावनी उसकी रिसर्च पिछले कई सालों से दे रही थी, अब उनके सबूत उसकी आंखों के सामने थे। लार्सन बी आइस शेल्फ की विशाल बर्फीली दीवारों में पड़ रही ये गहरी दरारें साफ बता रही थी कि ध्रुवों की बर्फ वास्तव में तेजी से पिघल रही है। लेकिन जैक ये नहीं जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में पूरी दुनिया एक ऐसी तबाही का सामना करने वाली थी जो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रखने वाली थी। जिसके बाद सीन कट होता है और हम न्यू दिल्ली में आयोजित ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल वार्मिंग के मंच को देखते हैं, जहां दुनिया भर के नामी वैज्ञानिक, मौसम विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी मौजूद होते हैं। इसी मंच पर क्लाइमेटोलॉजिस्ट जैक हॉल सभी को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर पूरे मंच पर सन्नाटा छा जाता है। जैक बताता है कि लगभग 10,000 साल पहले पृथ्वी ने एक विनाशकारी मौसमी बदलाव का सामना किया था। उस समय बर्फ के भीतर कैद खतरनाक गैसों और लगातार बढ़ती गर्मी ने हमारे ग्रह को आइस एज की ओर धकेल दिया था, और इस समय पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी एक बार फिर उस विनाशकारी चक्र को जन्म दे रही है। वह आगे बताता है कि उत्तरी गोलार्ध का तापमान उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं पर निर्भर करता है। सूर्य की गर्मी भूमध्य रेखा पर पड़ती है और समुद्री धाराओं के माध्यम से उत्तर की ओर पहुंचती है, जिससे दुनिया के मौसम का संतुलन बना रहता है। लेकिन अब बढ़ता तापमान ध्रुवीय बर्फ को तेजी से पिघला रहा है। ये पिघला हुआ मीठा पानी समुद्री धाराओं के नाजुक संतुलन को बिखेर रहा है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर गर्मियों का मौसम खत्म हो जाएगा और पृथ्वी एक बार फिर भयानक हिमयुग की चपेट में आ जाएगी। जैक ये भी चेतावनी देता है कि इसका असर आज की पीढ़ी पर नहीं, बल्कि उनके बच्चों, उनके बच्चों के बच्चों और आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा। इसलिए अगर अभी उन्होंने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया तो पूरी दुनिया एक गंभीर मौसमी संकट का सामना कर सकती है। लेकिन हॉल में बैठे ज्यादातर लोग उसकी बातों को एक डरावनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हम वहां से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर के बीचों बीच प्रकृति का बदलता मिजाज देखते हैं।
समंदर की विशाल लहरें पहले से कहीं ज्यादा ऊंची उठ रही थी, मानो किसी आने वाले बड़े विनाशकारी तबाही की दस्तक दे रही हो। काले बादल आसमान छू रहे थे और पूरा महासागर असामान्य रूप से उग्र हो रहा था। सीन फिर बदलता है और हम स्कॉटलैंड के हेडलैंड मौसम अनुसंधान केंद्र को देखते हैं, जहां वैज्ञानिक साइमन और डेनिस अपने मॉनिटर पर समुद्री तापमान का डेटा देख रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक चौंकाने वाली जानकारी पर पड़ती है। प्रशांत महासागर में मौजूद जॉर्जस बैंक फीफा नंबर 4311 का तापमान अचानक लगभग 13 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। शुरुआत में दोनों वैज्ञानिकों साइमन और डेनिस को लगता है कि शायद समुद्री क्षेत्र में किसी स्थानीय बदलाव या उपकरण की खराबी की वजह से ऐसा हुआ होगा। यही सोचकर वे उस डेटा को गंभीरता से नहीं लेते और उसे एक सामान्य तकनीकी गड़बड़ी जानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा दिखने वाला संकेत दरअसल आने वाली वैश्विक तबाही की पहली चेतावनी थी। सीन एक बार फिर बदलता है और हम चीन के चियोडा डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, जहां हमें चाओ नाम का एक लड़का दिखाई देता है, जो अपनी माँ से बात करते हुए कहता है कि वह बहुत जल्द घर वापस आने वाला है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ सेकंड में उसकी दुनिया बदलने वाली है। तभी अचानक आसमान से बर्फ के विशाल गोले गिरने शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और उन जानलेवा बर्फीले गोलों की चपेट में आकर कई लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम जैक को देखते हैं, जो अपने घर वांसीगटन डीसी पहुंच चुका था। घर पहुंचते ही वह अपनी पत्नी लूसी से पूछता है कि आखिरकार उनका होनहार बेटा कैलकुलस में फेल कैसे हो गया। लेकिन लूसी के पास इस सवाल का जवाब देने का समय नहीं होता। वह तुरंत जैक से कहती है कि उसका बेटा अपनी कॉलेज टीम के साथ न्यूयॉर्क में होने वाले एक बड़े क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रहा है, इसलिए कल उसे न्यूयॉर्क छोड़ने की जिम्मेदारी उसकी होगी। जिस पर जैक भी बिना किसी बहस के हाँ कह देता है। दिन बदलता है और अगली सुबह जैक अपने बेटे सैम को लेने पहुंच जाता है। रास्ते में सैम अपने फेल होने की असली वजह बताता है। वह कहता है कि परीक्षा में पूछे गए हर सवाल का जवाब उसे मालूम था, सारे जवाब उसके दिमाग में थे, इसलिए उसे उन्हें लिखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन उसकी यही बात उसके प्रोफेसर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो इससे इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने गुस्से में आकर उससे कहा, अगर तुम इतने ही ज्यादा समझदार हो तो फिर इस एग्जाम हॉल में क्या कर रहे हो। जिस पर जैक कहता है, ये ठीक है, मैं तुम्हारे प्रोफेसर से बात करूंगा और इस मामले को सुलझाऊंगा। उधर स्कॉटलैंड के हेडलैंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर टेरी रेप्सन अपने सहयोगी साइमन से उस चौंकाने वाले डेटा के बारे में पूछते हैं, जिसमें समंदर का तापमान अचानक 13 डिग्री सेल्सियस तक गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। जिस पर साइमन उन्हें बताता है कि शायद सेंसर में कोई खराबी आ गई होगी, इसलिए वह गलत रीडिंग दिखा रहा है। लेकिन प्रोफेसर टेरी को ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। वह तुरंत बताते हैं कि केवल एक नहीं बल्कि कई सारे सेंसर लगातार तापमान में इसी तरह की गिरावट दर्ज कर रहे हैं और एक ही समय पर इतने सारे सेंसरों का खराब हो जाना लगभग नामुमकिन है। ये सुनते ही कमरे का माहौल गर्म हो जाता है। अब टेरी को भी समझ आने लगता है कि ये किसी मशीन की खराबी नहीं है। समंदर का तापमान सचमुच बहुत तेजी से गिर रहा है और ये किसी बहुत बड़े मौसमी बदलाव का संकेत है। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि प्रकृति के भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा। सीन कट होता है और हम न्यूयॉर्क शहर की व्यस्त सड़कों को देखते हैं, जहां हमें लूथर नाम का एक भिखारी दिखाई देता है, जो अपने वफादार कुत्ते के साथ साथ धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहा था। उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस शहर की सड़कों पर वो आज बेफिक्र घूम रहा है, वह शहर बहुत जल्द इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामने करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सैम अपने दो साथियों लॉरा और ब्रायन के साथ न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। लेकिन शहर में कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वे देखते हैं कि लाखों पक्षी और परिंदे अचानक झुंड बनाकर शहर छोड़कर तेजी से कहीं दूर जा रहे हैं, मानो उन्हें किसी आने वाले खतरे का पहले से ही एहसास हो गया हो। सिर्फ पक्षी ही नहीं बल्कि समंदर के किनारों पर मौजूद सील, चिड़ियाघरों में बंद भालू और भेड़िए भी असामान्य तरीके से शोर मचाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति का हर जीव किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रहा हो। इन सभी अजीब घटनाओं के बावजूद भी सैम और उसके दोस्त अपनी क्विज कंपटीशन पर ध्यान देते हैं। कुछ ही देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और अपनी शानदार तैयारी की बदौलत सैम की टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 अंक हासिल कर देती है। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता के बाद पार्टी का माहौल शुरू हो जाता है। यही सैम काली ड्रेस पहनी लॉरा को देखता है। लॉरा से कहता है कि आज वह बहुत खूबसूरत लग रही है। दरअसल सैम काफी समय से लॉरा को पसंद करता था, लेकिन वह कभी भी अपने दिल की बात खुलकर
कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। तभी वहाँ जेरी नाम का एक दूसरा लड़का आता है। वह सीधे लॉरा के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या वह उसके स्कूल का कैंपस देखना चाहेगी। लॉरा उसकी बात मान लेती है और दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। सैम बस उन्हें जाता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की निराशा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस लड़की से वह अपने दिल की बात कहना चाहता था वह किसी और के साथ चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम वैज्ञानिक जैक हॉल को देखते हैं, जिसे अचानक प्रोफेसर टेरी रैप्सन का फोन आता है। टेरी उसे याद दिलाते हैं कि नई दिल्ली में हुए ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन के दौरान उसने कहा था कि ध्रुवीय बर्फ के पिघलने की वजह से उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं पर गंभीर असर पड़ रहा है। टेरी बताते हैं कि उसकी वह आशंका अब सच साबित हो चुकी है। जो मौसमी बदलाव वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 100 वर्षों में होने वाले थे, वह अब उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। ये खबर सुनते ही जैक के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वह तुरंत समझ जाता है कि जिस वैश्विक त्रासदी को आने में अभी 1 सदी लगनी थी, वह अब कुछ ही हफ्तों की दूरी पर खड़ी है। सीन कट होता है और हम लॉस एंजलिस शहर को देखते हैं, जहाँ प्रकृति ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। आसमान में उठे विशाल बाउंडर पूरे शहर पर मौत बनकर टूट रहे थे। देखते ही देखते वे अपने रास्ते में आने वाली ऊंची ऊंची इमारतों, गाड़ियों और दूसरी हर चीज को बेरहमी से तबाह करना शुरू कर देते हैं। शहर की सड़कें चीख पुकार से गूंज उठती हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने खुद इंसान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम अमेरिकी मौसम विभाग के अधिकारियों को देखते हैं, जो लगातार दुनिया भर से आ रही मौसम संबंधी रिपोर्टों का विश्लेषण कर रहे थे। वे हैरानी के साथ बताते हैं कि उत्तरी क्षेत्रों से विशाल तूफान तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी अभी ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया से भी विनाशकारी तूफानों की खबरें मिली हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इतनी भयानक मौसमी घटनाएं एक साथ कैसे हो रही हैं। तभी जैसा को बताता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं बदल चुकी हैं, जो समंदर में मौजूद नमक और ताजे पानी के संतुलन पर निर्भर करती हैं। लेकिन ध्रुवीय बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण भारी मात्रा में ताजा पानी समंदर में मिल गया है, जिससे समुद्री पानी की लवणता कम हो गई है और महासागरीय धाराओं का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। यही कारण है कि दुनिया भर में मौसम अचानक इतना अस्थिर और खतरनाक हो गया है। और अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो हालत और भी ज्यादा बदतर होने वाले हैं। ये केवल शुरुआत है और असली तबाही अभी होना बाकी है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम लूसी हॉल को देखते हैं, जो एक अस्पताल में ट्यूमर से पीड़ित एक छोटे बच्चे पीटर का इलाज कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जैक हॉल हेडलैंड अनुसंधान केंद्र से मिले सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों को अपने मौसम विश्लेषण मॉडल में डालता है। वो उम्मीद कर रहा था कि हालत गंभीर होंगे, लेकिन जो नतीजे उसके सामने आ रहे थे, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। गणनाएं साफ बता रही थी कि नया हिमयुग अब 100 साल बाद नहीं, बल्कि 6 से 8 हफ्तों के भीतर पूरी तरह पृथ्वी पर फैल जाएगा। जिसे देखकर वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वह तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी टॉम हॉक के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति रेमंड बेकर से मिलने जाता है। वहाँ पहुंचकर वह गंभीर आवाज में कहता है, सर, आपको याद होगा कि मैंने पहले चेतावनी दी थी कि महासागरीय धाराओं में बदलाव के कारण एक नया हिमयुग अगले 100 से 200 सालों में पृथ्वी पर लौट सकता है। लेकिन मेरी नई रिसर्च कुछ और बता रही है। वो बताता है कि ये आपदा अब सदियों बाद नहीं, बल्कि अगले 6 से 8 हफ्तों के भीतर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। जैक आगे कहता है कि अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो इसके परिणाम बड़े ही विनाशकारी होंगे। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट रेमंड बेकर कहते हैं कि ये तुम्हारी बस एक डरावनी कल्पना है, और वे इसे एक डरावनी भविष्यवाणी कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ जब दक्षिणी इलाकों की रेस्क्यू टीम उत्तरी क्षेत्रों में फंसे लोगों को बचाने के लिए जा रही थी, उनके चारों तरफ अचानक एक सफेद तूफान आ गया, जिससे उनके हेलीकॉप्टरों के इंजन एक एक करके जाम हो जाते हैं और कुछ ही पलों में उनके शरीर बर्फ से जमकर खत्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनहट्टन शहर में समंदर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देता है। विशाल लहरें शहर की सड़कों और इमारतों को निगल रही थी। चारों तरफ तबाही, चीख और भगदड़
भगदड़ का माहौल था। जो लोग इस भयानक बाढ़ से बच निकलने में कामयाब होते हैं वे जान बचाने के लिए भागते भागते एक विशाल लाइब्रेरी के अंदर शरण लेने पहुंच जाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये इमारत उन्हें बाहर मंडरा रही मौत से कुछ समय के लिए बचा लेगी। जिसके बाद सीन एक बार फिर बदलता है और हम प्रोफेसर टेरी रैप्सन को देखते हैं, जिन्हें जैक बताता है कि उसके थर्मल मॉडल के अनुसार अब गर्मी लौटने की कोई संभावना नहीं है। इन सुपर स्टॉर्म के घूमने की वजह से वायुमंडल की बेहद ठंडी हवा सीधे धरती की सतह की ओर खींच रही है। जैक बताता है कि कनाडा और साइबेरिया में बने ये महातूफान अब लगातार और ताकतवर होते जा रहे हैं और तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अगले 5 से 6 दिनों के अंदर पूरी दुनिया एक नए हिमयुग की चपेट में आ जाएगी। ये सुनकर टेरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये भयानक भविष्य था जो उनकी आंखों के सामने सच बनता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में सैम अपने पिता जैक हॉल से फोन पर बात करते कहता है, डैडी मैं सैम बोल रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी में हूँ। यहाँ सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जैक की आवाज भारी और गंभीर हो जाती है। वह अपने बेटे सैम से कहता है कि जो कुछ भी उसने पहले बताया था वो उसे अब भूल जाए। हालात अब पहले से ज्यादा कहीं ज्यादा बदतर होने वाले हैं। वह चेतावनी देता है कि बहुत जल्द एक बेहद घातक और बर्फीला तूफान न्यूयॉर्क को अपनी चपेट में लेने वाला है। हवा इतनी ज्यादा ठंडी होगी कि लोग कुछ ही पलों में जमकर मर जाएंगे। वो सैम को सख्त हिदायत देता है कि किसी भी कीमत पर बाहर मत निकलना। जो भी जलाने लायक चीज मिले उससे खुद को गर्म रखने की कोशिश करना और बस उसका इंतजार करना, क्योंकि वह उसे लेने आ रहा है। इसी दौरान न्यूयॉर्क में जिस विशाल हॉल में सैम और लॉरा छिपे हुए होते हैं उसके बाहर हालत और भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। बाहर एक विशाल समुद्री जहाज शहर के भीतर बहकर आ जाता है, मानो समुद्री जहाज ने खुद शहर पर कब्जा कर लिया हो। ये देखकर वहाँ मौजूद हर लोग दहशत में आ जाते हैं। उधर जैक अमेरिका के राष्ट्रपति को पूरी स्थिति समझाता है। वह बताता है कि ये विशाल समुद्री तूफान अगले 7 दिनों तक चलता रहेगा और अंततः तब रुकेगा जब पूरा उत्तरी गोलार्ध बर्फ की चादर में ढक जाएगा और पृथ्वी का औसतन तापमान पिछले हिमयुग जितना ही कम रहेगा। यानी एक ऐसे नए युग की शुरुआत जहाँ धरती फिर से बर्फ की कैद में जा चुकी होगी। जैक हॉल साफ तौर पर प्रेसिडेंट से कहता है, अगर वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए तो लोगों को तेजी से दक्षिण की ओर भेजा जाए और भूमध्य रेखा से नीचे के सभी इलाकों को पूरी तरह से खाली किया जाए, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर जो भी आदमी मौजूद हैं वह कुछ ही दिनों में इस बर्फ की चपेट में आकर कुछ ही सेकंड में जमकर मौत का शिकार होने वाले हैं। वहीं मैनहट्टन की विशाल लाइब्रेरी के अंदर सैम और बाकी लोग अभी भी फंसे हुए थे। अचानक वे देखते हैं कि कुछ लोग शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मानो वे इस तूफान से किसी तरह बच सकते हों। ये देखकर लाइब्रेरी के अंदर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और बाहर निकलने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वे अभी नहीं निकले तो शायद यहीं फंसकर मर जाएंगे। तभी सैम घबराए हुए लोगों को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वे बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। वो समझाता है कि अगर कोई भी अभी बाहर गया तो कुछ ही मिनटों में वह भयानक ठंड से मर जाएगा। तूफान अब धीरे धीरे और बदतर होता जाएगा और ये कोई सामान्य सर्दी नहीं बल्कि एक ऐसा सुपर स्टॉर्म है जो कुछ ही पलों में इंसानी शरीर को निष्क्रिय कर देगा। अपनी बात को और मजबूत करने के लिए वह बताता है कि उसके पिता जैक हॉल मौसम विभाग में एक बड़े वैज्ञानिक हैं और उन्होंने ही ये जानकारी उसे दी है और ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। सैम उनसे कहता है इसलिए वे किसी भी हालत में बाहर न निकलें और सुरक्षित इसी जगह के अंदर रहें। लेकिन वे लोग सैम की बात नहीं मानते। डर और अफरा तफरी में वे उस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं। कुछ ही पलों में बाहर का तूफान अपना भयानक रूप ले लेता है। उधर दूसरी तरफ जैक अपने 2 साथियों के साथ जरूरी सामान लेकर मैनहट्टन की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि उसने अपने बेटे सैम से वादा किया था कि वो उसे लेने आ रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं
जाता है। अचानक उनकी गाड़ी एक बर्फ के बड़े टुकड़े से टकरा जाती है, जिससे उनके आगे का रास्ता बंद हो जाता है और वे लोग पैदल ही बर्फीले तूफान के बीच आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ सिर्फ अंधकार और तेज हवाओं का शोर था। इसी संघर्ष के दौरान जब वे एक इमारत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी कांच टूटने की वजह से उनका एक साथी नीचे गिर जाता है और उसी क्षण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो रुकते नहीं और अपनी यात्रा शुरू रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैम और उसके दोस्त ठंड से बचने के लिए किताबें जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह जब माहौल थोड़ा शांत हो जाता है तो सभी देखते हैं कि लौरा की हालत बहुत खराब हो गई है। जब वे उसे जांचते हैं तो पता चलता है कि उसके पैर में गहरा घाव है, जिससे उसकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। उधर जैक और उसके साथी आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन भयानक ठंड के कारण उसका एक साथी बेहोश हो जाता है। इसी दौरान जैक को समझ आता है कि अगर उन्हें लौरा की जान बचानी है तो उस कार्गो शिप पर उन्हें दवाइयाँ मिल सकती हैं। इसलिए जैक, सैम और ब्रायन उस जहाज पर पहुंचते हैं और लौरा के लिए जरूरी दवाइयाँ ढूंढने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक उन पर भूखे भेड़ियों का एक झुंड हमला कर देता है। जान बचाने के लिए वे सभी लोग तेजी से एक पुराने जहाज के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद करके खुद को अंदर सुरक्षित कर देते हैं। इसी बीच एक और विशाल बर्फीला तूफान शहर पर टूट पड़ता है। न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतें बर्फ से जमने लगती हैं। देखते ही देखते पूरा शहर बर्फ की चादर में ढकने लगता है। हालत इतनी खराब हो जाते हैं कि सैम और बाकी लोग फिर से उसी लाइब्रेरी में लौट आते हैं, जहां वे किताबों को जलाकर खुद को ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं। उधर जब जैक का साथी जैक से पूछता है कि अब हमारा क्या होगा, कि तब जैक उससे कहता है कि मानव जाति पहले भी एक हिमयुग से बच निकली थी और इस बार भी बच जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमने अपनी पुरानी और पिछली गलतियों से अब क्या सीखा। जिसके बाद ये लोग फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जहाँ सैम कैद था उस लाइब्रेरी के ऊपर पहुँच जाते हैं, जहाँ जाकर वो देखते हैं कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी के साथ पूरा का पूरा मैनहट्टन शहर भी बर्फ की चपेट में आ चुका था। जैसे ही वे लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, उन्हें पूरी लाइब्रेरी बर्फ से ढकी हुई दिखाई देती है। इसी बर्फ से ढके माहौल में जब उन्हें एक जगह से थोड़ी सी आग की लौ दिखाई देने लगती है तो वे समझ जाते हैं कि सैम और उसके साथी इसी कमरे के अंदर हैं। इसलिए जब सैम अपने पिता जैक को देखता है तो वो उन्हें देखकर खुश हो जाता है। इसी दौरान वाइस प्रेसिडेंट बेकर भी टीवी पर एक बयान जारी करते हैं। वे कहते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में प्रकृति ने अपनी विनाशकारी शक्ति हमें दिखा दी और पूरी दुनिया की दशा बदल के रख दी। दुनिया के कई ऐसे देश जिन्हें वे कमजोर समझते थे, उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में सभी का साथ दिया और मानवता का असली अर्थ दिखाया। इसलिए अब हम सभी लोगों को बचाने जा रहे हैं। और इसी के कुछ समय बाद अमेरिकी सेना के कुछ सैनिक मैनहट्टन पहुंचते हैं और राहत अभियान शुरू करते हैं, जहां वे जैक, सैम और बाकी सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। धीरे धीरे पूरी उत्तरी गोलार्ध बर्फ की मोटी चादर में बंद हो जाता है और पृथ्वी एक बार फिर से एक नए हिमयुग में प्रवेश कर लेती है। और इसी को दिखाते हुए ये बेहतरीन कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक व जरूर से सब्सक्राइब कर देना। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। उम्मीद है आप सभी ये माइलस्टोन मुझे जल्दी ही पहुंचा देंगे। इसलिए फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक व चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।